हेलो फ्रेंड्स, लो विज़ार्ड गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त जयदत्त हमारे सभी के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लो विज़ार्ड गुरु चैनल पर हम जीएसटी के लेक्चर देख रहे हैं। दोस्तों, जीएसटी के अंदर हम सप्लाई चैप्टर को देख रहे हैं। सप्लाई चैप्टर के अंदर हम अभी तक डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई पढ़ चुके हैं, यानी कि सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 हम पढ़ चुके हैं। डिटर्मिनेशन के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई, यानी कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा, उसमें 4 पैराज हम देख चुके हैं। 4 एंट्रीज हम देख चुके हैं। टोटल 7 पैराज यहाँ पर कवर किए गए हैं, जिसमें टोटल 18 एंट्रीज हैं। दोस्तों, 18 एंट्रीज में 3 एंट्रीज सर बताती है कि क्या चीज़ें गुड्स के रूप में सप्लाई बनेंगी, और 13 एंट्रीज बताती हैं कि क्या सर्विसेज के रूप में सप्लाई बनेगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 4 एंट्रीज हम देख चुके हैं। उसके आगे इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्ड्स में क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी को 2 भागों में बांटा जाता है, लैंड और बिल्डिंग और अदर देन लैंड और बिल्डिंग। तो आइए दोस्तों चालू करते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्ड्स में कौन सा पैरा नंबर और कौन सी एंट्री क्लासिफिकेशन के संबंध में बातें करती है। दोस्तों, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे सभी वीडियोस की अपडेशन आपको मिलती रहे। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो दोस्तों, सपोर्ट बना के रखिएगा और आगे हम पढ़ते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। आइए देखते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्ड्स में क्लासिफिकेशन की बातें किस तरह से जीएसटी के अंदर कही गई है। यहाँ हमें देखना है पैरा नंबर 2 कंप्लीटली। पैरा नंबर 2 में 2 क्लॉजेज हैं, पैरा नंबर 2A और 2B। पैरा नंबर 5A यहाँ पर हमें देखना है। साथ ही सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 रेड विद शेड्यूल 3, यानी कि सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 के अंदर शेड्यूल 3 का पैरा नंबर 5 भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो सर, ये 3 पॉइंट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्ड्स में क्लासिफिकेशन की बातें करते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी को सर हमने 2 भागों में बांटा है, एक तो लैंड और बिल्डिंग और अदर देन लैंड और बिल्डिंग, यानी कि अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी। लैंड और बिल्डिंग की सर 2 बातें हो सकती है, या तो लैंड और बिल्डिंग को आपने रेंटिंग पर दिया हो, या फिर लैंड और बिल्डिंग को आपने सेल किया हो। या तो आपने उसे रेंटिंग पर दिया हो या फिर आपने उसे सेल किया हो। यदि दोस्तों आप लैंड और बिल्डिंग को रेंटिंग पर देते हैं, तो जब आप लैंड की रेंटिंग करते हैं, भूमि की रेंटिंग आप करते हैं, तो सर पैरा नंबर 2 क्लोज ए के अंदर उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। यदि आप बिल्डिंग की रेंटिंग करते हैं सर, तो उसे पैरा नंबर 2 क्लोज बी के अंदर सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। यानी कि लैंड की रेंटिंग की बातें पैरा नंबर 2 क्लोज ए के अंदर सप्लाई ऑफ सर्विस बनती है। बिल्डिंग की रेंटिंग सर पैरा नंबर 2 क्लोज बी के अंदर सप्लाई ऑफ सर्विस बनती है। ओके सर, यदि हम लैंड और बिल्डिंग को सेल करें, यदि हम लैंड और बिल्डिंग को सेल करते हैं, तो सर सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 रेड विद शेड्यूल 3, यानी कि शेड्यूल 3 ऑफ सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 के पैरा नंबर 5 के अंदर स्पेसिफिकली कहा गया है कि लैंड और बिल्डिंग की यदि आप सेल करते हैं, तो ना तो वह सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। यानी कि लैंड और बिल्डिंग को जब हम बेचते हैं, तो उसे यहाँ पर किसी भी तरह से सप्लाई में कवर नहीं किया जाएगा, ना तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जीएसटी के अंदर इसके रिगार्ड्स में कोई प्रोविजन अभी तक नहीं है, एक्सेप्ट रियल एस्टेट बिजनेस को छोड़ते हुए। यदि आप लैंड और बिल्डिंग की सेल करते हैं, तो यहाँ पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 ने सर सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 ने, जो कि नेगेटिव लिस्ट बताता है कि ये चीज़ें न तो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएंगी, न ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहलाएंगी, वहाँ पर पैरा नंबर 5 के अंदर लैंड और बिल्डिंग की सेल्स को सर बाहर निकाल दिया गया है सप्लाई चैप्टर से, यानी कि क्लासिफिकेशन से। ना तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा, ना ये सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा। ओके बात है। ओके सर, ये हमने बातें करी पूरी तरह से लैंड और बिल्डिंग के रिगार्ड्स में। इमूवेबल प्रॉपर्टीज लैंड और बिल्डिंग के अलावा भी होती हैं सर, जैसे कि फैक्ट्री शेड। ओके सर, और भी बहुत सारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि फेयर्स में, ट्रेड फेयर्स वगैरह, फेयर्स में जो
झूले लगते हैं सर, वो झूले भी सर अदर इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में कवर कर सकते हैं आप। तो बहुत सारी अदर इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ भी होती है। जैसे बिल्डिंग में कुछ शेड और मशीनरी ऐसी फिक्स्ड एस्टेब्लिश की जाती हैं जिन्हें कि विदाउट इरेडिगेशन, विदाउट इरेक्शन उन्हें रिमूव नहीं किया जा सकता। वो सभी भी यहाँ पर अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी में कवर होंगी। तो वापस से अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी में दो केसेस हो सकते हैं, या तो आप उनकी रेंटिंग करते हैं, ओके सर, रेंटिंग ऑफ अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन लैंड और बिल्डिंग, क्योंकि लैंड और बिल्डिंग की बातें तो सर यहाँ हम कर चुके हैं। लैंड और बिल्डिंग को छोड़ते हुए अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे फैक्ट्री शेड वगैरह, उनकी यदि आप रेंटिंग करते हैं तो सर वो सप्लाई ऑफ सर्विस में कवर किया गया है पैरा नंबर 5A के अंदर। पैरा नंबर 5A के अंदर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लैंड और बिल्डिंग की रेंटिंग को पैरा नंबर 2 के अंदर कवर किया गया है, बट अदर देन लैंड और बिल्डिंग की रेंटिंग को, अदर देन लैंड और बिल्डिंग जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उनकी रेंटिंग को सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना गया है, पर वो पैरा नंबर 5A के अंदर माना गया है। ये बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके साथ सर यदि अदर देन लैंड और बिल्डिंग जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उन्हें सेल किया जाए तो ध्यान दीजिए दोस्तों, उसके रिगार्ड्स में लो ने किसी भी तरह की बातें यहाँ पर नहीं की है। पूरी तरह से लो साइलेंट है। जब आप फैक्ट्री शेड को ही बेच देंगे जो लैंड और बिल्डिंग नहीं है, अदर देन लैंड और बिल्डिंग है, ठीक है, तो सर यदि आप उन्हें सेल करते हैं तो जीएसटी के अंदर अभी तक उसके रिगार्ड्स में कोई भी प्रावधान नहीं है, यानी कि लो पूरी तरह से साइलेंट है। आगे जीएसटी काउंसिल इस पर ये केस डिस्प्यूटेड है, इस पर क्या डिसीजन लेती है उसी हिसाब से हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सर ये सारी बातें हमने करी है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्ड्स में। ओके, लैंड और बिल्डिंग, यदि लैंड और बिल्डिंग में रिवाइज करवा देता हूं आपको क्विकली। लैंड और बिल्डिंग की यदि आप रेंटिंग करते हैं, लैंड की रेंटिंग 2A के अंदर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, बिल्डिंग की रेंटिंग 2B के अंदर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। लैंड और बिल्डिंग को यदि आप सेल किया जाए तो सर वो नेगेटिव लिस्ट के अंदर कवर होता है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 स्पेसिफिकली नेगेटिव लिस्ट की बातें करता है। नेगेटिव लिस्ट में शेड्यूल 3 कवर किया गया है। शेड्यूल 3 का पैरा नंबर 5 कहता है कि सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग पर किसी भी तरह से जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ना तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ओके सर, यानी उस पर क्या लगेगा सर, सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग पर स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ता है। स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ता है अंडर द इंडियन स्टैम्प एक्ट। तो सर एक ही ट्रांजैक्शन पर दो तरह की टैक्सेस न लगे, यानी कि डबल टैक्सेस न लगे, इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग को बाहर किया गया है नेगेटिव लिस्ट में कवर कर। अदर देन लैंड और बिल्डिंग की यदि बातें की जाए तो यदि उन इमूवेबल प्रॉपर्टी जो अदर देन लैंड और बिल्डिंग है उन्हें रेंट पर दिया जाता है तो सर वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस ही बनेगा, पर यहाँ पर पैरा नंबर 5A के अंदर वो सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा। और यदि उनका सेल किया जाए तो उसके रिगार्ड्स में लो ने किसी भी तरह की कोई भी बातें अभी नहीं की है। तो दोस्तों हमने पार्ट नंबर 8 के अंदर इस छोटे से वीडियो में इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्ड्स में क्लासिफिकेशन के 3 क्लोजेज हमने मेनली देखे हैं। क्लासिफिकेशन के 4 क्लोजेज हमने मेनली देखे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए सर, और मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया कीजिए कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, ताकि मैं अगले वीडियो में वो चीज़ और आगे सुधार करूं और एक्सप्लेन करूं, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।